हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो हम लोग टॉपर सीरीज कर रहे हैं, इसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10 है। ठीक है। इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जो है जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो है सभी का प्लेलिस्ट का जो है लिंक वहाँ पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा, और प्रैक्टिस वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इसके पहले हम जो है टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, और ये जो लेक्चर है, ठीक है, थ्योरी का जो है आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, राजन सीरीज कंप्लीट हो गया है, और राजन सीरीज का जो है मैराथन क्लास जो है महाकुंभ मैराथन वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक ये सब आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जो है जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद में बात करिए अगर पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप सभी लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका भेज दिया जाएगा। तो वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से। ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जो कि ये जो टॉपिक का नाम है, ये उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे से संबंधित जो है प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्जाम में बने हैं और जो बन सकते हैं, उसको भी हम लोग ये एक एक करके जो है देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक समाज में शहरीकरण का जो है सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है। आधुनिक समाज समाज जो होता है, इसका शहरीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव, जो शहरीकरण होता है उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है क्या देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है, या पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है, या कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, जैव विविधता का संरक्षण होता है। तो इसके द्वारा जो आधुनिक समाज की बात करें तो जहाँ पे शहरीकरण होता है, सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि पर्यावरण, ये यहाँ पे जो है पर्यावरण प्रदूषण में जो है वृद्धि होता है। ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहरीकरण से जो है औद्योगिकरण बढ़ता है, और जिसके कारण जो है वायु जल और ध्वनि प्रदूषण में जो है वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण में जो है वृद्धि होता है शहरीकरण के द्वारा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड में दिया है कि भारत में जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है क्या माना जाता है। शिक्षा की कमी, या जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी विकास, या कृषि पर निर्भरता। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि होता है, ये जो है भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है देखने को मिलता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है नौकरी के अवसर कम पड़ जाते हैं, और जिससे जो है बेरोजगारी की समस्या जो है देखने को मिलती है। उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि महिलाओं की शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई जाती है। जो महिलाओं की शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है किस प्रकार से सरकार द्वारा जो है योजनाएं चलाई जाती है। स्टार्टअप इंडिया हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या स्मार्ट सिटी मिशन, या मुद्रा योजना। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि नाम में है कि बेटी बचाओ और बेटी को जो है पढ़ाओ, तो बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना जो है शुरू किया जाता है। और इसके द्वारा जो है समाज में लैंगिकता को जो है समानता बढ़े, इसके कारण जो है समाज में लैंगिकता का समानता बढ़ता है, इसीलिए जो है ये योजना चलाई गई है। उसके बाद में हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भारत में बढ़ते साइबर अपराध का प्रमुख कारण क्या है। जो साइबर अपराध बढ़ रहा है, इसका जो है प्रमुख कारण क्या हो सकता है। इंटरनेट का बढ़ता उपयोग, या कानूनों की कमी, या डिजिटल साक्षरता की कमी, या उच्च शिक्षा की अधिकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इंटरनेट का जो है बढ़ता उपयोग। जैसा कि साइबर साइबर जो है ये इंटरनेट से संबंधित होता है, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट का बढ़ता उपयोग। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही जो है साइबर अपराध में तेजी से जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और जिससे डिजिटल सुरक्षा जो है एक बड़ी चिंता जो है बन गई है। उसके बाद में हम 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर में दिया है कि आधुनिक समाज में पर्यावरण संरक्षण के
लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है? आधुनिक समाज जो है इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? वृक्षारोपण करके या औद्योगिकरण करके, शहरीकरण करके या जल का दोहन करके? तो यहाँ पे वृक्षारोपण करके जो है ये पर्यावरण को जो है हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। सबसे प्रभावी उपाय यही है। ठीक है? इन चारों ऑप्शनों में। उसके बाद में 6 नंबर में है कि भारत में बढ़ते सामाजिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में जो है बढ़ते सामाजिक असमानता, जो समाज में असमानता देखने को मिलती है, इसका जो है सबसे प्रमुख कारण क्या है? जातिवाद हो गया या शिक्षा की कमी, पूंजीवाद या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जातिवाद भी देखने को मिलती है, शिक्षा में कमी भी, पूंजीवाद। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो ये उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। 7 नंबर में दिया है कि वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी नीति अपनाई जाती है? जो वर्तमान की बात करें तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून अलग-अलग राज्य द्वारा चलाया जाता है, ठीक है? तो कौन-सी नीति जो है अपनाई जाती है? यहाँ पे इसका हमको आंसर बताना है, ठीक है? तो 2 बच्चा नीति या हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन योजना या स्वास्थ्य बीमा योजना। तो परिवार नियोजन योजना ये जो है इसमें सभी ये जो है ये सभी इंक्लूड हो जाएँगे। इसीलिए सबसे अच्छा आंसर जो होगा आपका जो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन योजना चलाई जाती है, ठीक है? उसके बाद में हम 8 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दिया है कि सभी को इंटरनेट सुविधा देना या ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं को जो है सुलभ बनाना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जे देख सकते हैं कि भारत में जो डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि सभी को जो है इंटरनेट सुविधा देना। उसके बाद में ऑनलाइन शिक्षा को जो है बढ़ावा देना और डिजिटल सेवाएँ जो होती है उसको जो है सुलभ बनाना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 9 नंबर में दिया है कि किस कारण से भारतीय कृषि क्षेत्र संकट में है? मतलब ऐसा कौन-सा कारण है जिसके द्वारा जो भारत में कृषि होती है वो संकट में है, ठीक है? जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, किसानों की आत्महत्या, कृषि में नई तकनीकों की कमी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस कारण से भारतीय कृषि क्षेत्र में संकट है, ठीक है? तो संकट जलवायु परिवर्तन जो होता है उसके कारण भी संकट है, ठीक है? किसानों की आत्महत्या हो रही है उसके कारण भी संकट है और कृषि में नई तकनीकों की कमी है, ठीक है? उसके कारण भी संकट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 10 नंबर में दिया है कि भारत में शहरीकरण के कारण कौन-सी समस्या तेजी से बढ़ रही है? जो शहरीकरण हो रहा है इसके कारण जो है कौन-सी समस्या सबसे तेजी से बढ़ रही है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो शहरीकरण हो रहा है तो शहर का विकास होगा, ग्रामीण का तो विकास होगा नहीं। यातायात जाम, तो जो शहरीकरण हो रहा है, जो शहरीकरण में मतलब ये होता है कि गाँव की आबादी जो है शहर की तरफ विस्थापित करती है, ठीक है? जो पैसे वाले होते हैं, यातायात जाम, कृषि उत्पादन में वृद्धि, नदी जल में वृद्धि, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा, ये नदी जल में वृद्धि। जब लोग शहर में आ जाएँगे तो कृषि कौन करेगा? तो ये गलत हो जाएगा। नदी जल में वृद्धि क्या होगा? कोई मतलब ही नहीं है इसका इस ऑप्शन का, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, जो शहरीकरण के कारण कौन-सी समस्या उत्पन्न होती है, यहाँ पे यातायात जो है जाम हो जाता है, शहर में अधिक लोग जो है आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 16 नंबर में दिया है, आपके ये टॉपिक है 16 नंबर। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण, बचपन छीनता, बाल श्रम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक। ये सभी जो है इससे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये आपके पीवाईक्यू में शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे आपको बताना है। तो केवल उच्च शिक्षा प्रदान करना, सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि सभी के लिए जो है शिक्षा मुहैया उपलब्ध कराना। ऑप्शन दिया है कि केवल उच्च शिक्षा, तो केवल दो जो आप लोग बिना देखे काट सकते हैं, ठीक है? देखते ही काट सकते हैं मतलब। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
तो केवल उच्च शिक्षा प्रदान करना गलत है। सभी के लिए जो है शिक्षा को सुलभ बनाना, केवल अमीर बच्चों को शिक्षा देना या शिक्षा को महँगा बनाना। तो यहाँ पे है कि सार्वभौमिकरण का मतलब यही होता है कि सभी के लिए जो है शिक्षा को सुलभ बनाना, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है कि भारत में जो आरटीई एक्ट है, अधिनियम है, किस वर्ष जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 2005 में लागू किया गया था, 2009 में, 12 में या 15 में, तो इसको जो है 2009 में आरटीई आरटीई एक्ट जो है इसको लागू किया गया था 2009 में। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान इसमें किया गया था। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का उदाहरण होता है? सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा या निजी स्कूलों में ऊंची फीस या गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति या सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं व्यवसायीकरण का उदाहरण, ठीक है? शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखना। तो यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो निजी स्कूलों में जो ऊंची फीस ली जाती है व्यवसायीकरण, फीस जो पैसा लिया जाता है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर में है कि बाल श्रम से सबसे अधिक प्रभावित कौन-सा वर्ग है? जो बाल श्रम है सबसे अधिक प्रभावित जो है कौन-सा वर्ग है? अमीर बच्चे हैं, अमीर क्यों रहेंगे? ग्रामीण एवं गरीब वर्ग के बच्चे या कॉलेज के छात्र या सरकारी कर्मचारी। तो ये जो है ग्रामीण और गरीब बच्चों में जो है ये देखने को मिलता है, जो बाल श्रम होता है बचपन में जो है पैसे के लिए या गरीब लोग जो है काम करने लगते हैं बच्चे के। उसके बाद में 5 नंबर में दिया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन-सा सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है? सुकन्या समृद्धि योजना, मिड डे मील योजना या सर्व शिक्षा अभियान या आयुष्मान भारत योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान यानी सब पढ़े सब बढ़े। सॉरी। उसके बाद में 6 नंबर में दिया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है? जो शिक्षा का व्यवसायीकरण होता है, ये किस प्रकार की जो है समस्या उत्पन्न करता है? शिक्षा सस्ती हो जाती है? नहीं, सस्ती तो नहीं होती है, महँगी हो जाती है। गरीब बच्चे शिक्षा से जो है वंचित हो जाते हैं, सभी को समान अवसर मिलते हैं या सरकारी स्कूल जो है बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो समस्या उत्पन्न होती है, ये गरीब बच्चों की शिक्षा से जो है इनको ये सभी वंचित हो जाते हैं। उसके बाद में 7 क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद में 7 नंबर में दिया है कि भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पीवाईक्यू। बाल श्रम अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? ये भारत की बात कर रहा है, ठीक है? तो 1986, 1999, 2005 या 2010? तो 1986 में जो है बाल श्रम अधिनियम को जो है पारित किया गया था। और ये 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण, ये एसएसटी में जो है आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है? ये इसी दिन जो है अधिनियम, ये इसी दिन जो है इसको भी पारित किया गया था। उसके बाद में 8 नंबर में दिया है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है किस पर केंद्रित होता है? जो सार्वभौमिकरण होता है कि सभी लोगों के लिए जो है शिक्षा मुहैया कराना। तो केवल उच्च वर्गों के लिए, केवल शहरों के लिए, सिर्फ निजी स्कूलों के लिए, तो सभी लोगों के लिए जो है समान अवसर प्रदान करने पर जो है ये इसका मेन मुद्दा होता है, केंद्रित होता है। 9 नंबर में दिया है कि बाल श्रम क्यों खतरनाक होता है? जो बचपन में बच्चे काम करने लगते हैं, ये जो है क्यों खतरनाक होता है? यह बच्चों को जल्दी आत्मनिर्भर बनाता है? ऐसी बात नहीं है, जो बच्चे जो छोटे उम्र में काम करने लगेंगे, वो आत्मनिर्भर हो जाएँगे। यह बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है। इससे बच्चों को पैसा कमाने में अनुभव मिलता है। यह एक स्वास्थ्य परंपरा है। तो परंपरा ये नहीं है, क्योंकि उनका जो है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास जो है बाधित हो जाता है। खतरनाक बाल श्रम इसीलिए जो है ये खतरनाक होता है, ठीक है? ये शॉर्ट आंसर में आता है, यही क्वेश्चन सेम। उसके बाद में 10 नंबर में दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया गया था? जो आरटीई एक्ट लागू किया गया था, ये किस वर्ग के बच्चों के लिए जो है लागू किया गया था? ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो 3 से 10 वर्ष, 6 से 14 या 10 से 18 या 5 से 16? तो ये जो है आरटीई एक्ट जो है, आरटीई
एक्ट 2009। ये जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करने का प्रावधान करता है। उसके बाद में 11 नंबर में क्या दिया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किन्हें प्रभावित करता है? केवल अमीर बच्चों के लिए तो निम्न वर्ग और गरीब बच्चों को जो है प्रभावित करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 नंबर में दिया है कि कौन सा उपाय बाल श्रम को रोकने में जो है सहायक होता है? गरीब बच्चों को अधिक काम देना या बच्चों को कम पैसा देना, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना या बच्चों को जो है काम करने के लिए मजबूर करना। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जो है इनकी रोकने में जो है सहायता होता है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं जो मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या होता है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है? बच्चों को मुफ्त भोजन देना या बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, कुपोषण को जो है कम करना या उपरोक्त सभी। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत इसीलिए की गई थी कि बच्चों को ठीक प्रकार से भोजन मिले, उनमें जो शारीरिक कमी है, जो प्रोटीन वगैरह हो गया, ये सभी जो है प्रदान करने के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। अब आप लोग बताइए कि मिड डे मील का जो है डेट इसको जो है स्टार्ट कब किया गया था, ठीक है? मिड डे मील योजना जो है स्टार्ट कब किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो यहाँ पे बच्चों को जो है मुफ्त भोजन करना और स्कूल जाने के लिए जो है इनको प्रोत्साहित करना और जो कुपोषण की समस्या है इसको कम करना, यानी यहाँ पे उपरोक्त सभी जो मिड डे मील योजना है उद्देश्य जो है माने जाते हैं। उसके बाद में 14 नंबर में दिया है कि निजी स्कूलों में शिक्षा महँगी क्यों होती है? जो निजी स्कूलें होती हैं उसमें जो है शिक्षा जो होता है वो महँगी क्यों होती है? क्योंकि उच्च स्तरीय सुविधाओं के कारण या सरकार द्वारा सहायता के कारण, छात्रों की संख्या कम होने के कारण या शिक्षकों की कमी होने के कारण। तो जो निजी स्कूल होती हैं इसमें जो है उच्च स्तरीय इसमें इसका जो टीचिंग किया जाता है, जो शिक्षा दिया जाता है उच्च स्तरीय सुविधाएँ इसमें होती हैं, ठीक है? स्मार्ट तरीके से जो है इसमें पढ़ाया जाता है, तो सुविधाओं के कारण जो है ये इनकी फीस जो है महँगी होती है। उसके बाद में 15 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है? जो सार्वभौमिकरण होता है ये जो है सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा का निजीकरण या गरीब बच्चों को अनदेखा करना, सरकारी सहायता प्राप्त, स्कूलों की संख्या बढ़ाना या शिक्षा को केवल अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की जो है संख्या बढ़ाना, जो सरकारी सहायता सरकार के द्वारा जो स्कूलों को अनुदान यानी जो पैसा दिया जाता है उसकी स्कूलों की संख्या जो है बढ़ा देना, ये शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करता है। उसके बाद में टॉपिक नंबर 17 है जनसंख्या शिक्षा। इसका अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या होती है, महत्व क्या होता है और समय के अनुरूप जो है मानव संसाधन का विकास। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या शिक्षा में जो है जनसंख्या से संबंधित बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे है केवल जनसंख्या को नियंत्रित करना या जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देना, जनसंख्या से संबंधित ज्ञान और जागरूकता बढ़ाना या केवल परिवार नियोजन को जो है बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जनसंख्या से संबंधित जो है ज्ञान और जो जनसंख्या से संबंधित जो जागरूकता होती है इसको बढ़ावा देना। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि जनसंख्या शिक्षा को पहली बार किस वर्ष जो है औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली में जो है शामिल किया गया था? जो जनसंख्या शिक्षा पढ़ाया जाता है इसको औपचारिक रूप से जो है जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो है कब शामिल इसको किया गया था? 1947 या 1952, 1970 या 1986। तो इसको जो है 1970 में ये जनसंख्या शिक्षा को जो है औपचारिक रूप से जो है एजुकेशन सिस्टम में इसको शामिल किया गया था, ठीक है? उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने कौन सा पहल कार्यक्रम शुरू किया है? पहला कार्यक्रम जो है कौन सा शुरू किया गया है? परिवार नियोजन कार्यक्रम या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जनसंख्या स्थिरीकरण योजना या शिक्षा सुधार योजना? तो ये जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चालू किया गया है, ये भारत सरकार द्वारा जो है ये पहला कार्यक्रम है। और भारत सरकार ने 1952 में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया था। तो इसको जो है 1952 में इसको शुरू किया गया था
जो विश्व में जो है अपनी तरह का पहला सरकारी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में जो है इसको जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर दिया है कि मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो मानव संसाधन विकास होता है, उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल श्रमिकों की संख्या बढ़ाना या केवल क्षमता और कौशल को विकसित करना, केवल सरकारी योजनाएँ बढ़ाना या रोजगार के अवसरों को समाप्त करना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कार्य क्षमता और कौशल को जो है विकसित करना, ये मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पे दिया है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग कितनी है? ये प्रतिशत में जो है आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये नया आंकड़ा है 2011 के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है? 2023 में अगर देखा जाए तो भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग कितनी है? ये पूछा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये 100 करोड़ है, 120 करोड़, 140 करोड़ या 160 करोड़। तो ये जो है 2023 के अनुसार जो है 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 2023 करोड़ है। भारत की जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है और यह चीन के बाद विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। लेकिन इस बार जो है ये प्रथम देश जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये प्रथम देश हो गया है। उसके बाद में 6 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, जो जनसंख्या वृद्धि को जो है प्रभावित करता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया है कि जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, प्रवास उपरोक्त सभी। तो जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, जन्म अधिक होता है, मृत्यु दर में जो है कमी होती है, प्रवास हो गया, अलग जगह के लोग जो है यहाँ पे आके बसते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि का जो है ये मुख्य कारक है। आप कहेंगे कि मृत्यु दर इसमें जैसे जो हॉस्पिटल सेवाएँ होती हैं, दवाओं की वो ठीक व्यवस्था मेडिकल सुविधाएँ जो है, ठीक व्यवस्था होती है, इसके कारण जो है मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। 7 नंबर में दिया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर को जो है नियंत्रित करने के लिए कौन-सी नीति अपनाई गई है? तो यहाँ पे ये 7 नंबर है, 7 नंबर में यहाँ पे दिया है कि 2 से अधिक बच्चे ना रखने की नीति या मुफ्त शिक्षा योजना, स्वास्थ्य सेवा सुविधा या जनसंख्या विस्फोट योजना। तो 2 से अधिक बच्चे ना रखने की जो है नीति अपनाई गई है, ठीक है? उसके बाद में 8 नंबर में है कि भारत की जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत की जनसंख्या नीति 2000 है, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे है प्रजनन दर को जो है स्थिर रखना या बाल विवाह को बढ़ावा देना, अधिक जनसंख्या बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि को नज़रअंदाज करना। तो ये जो प्रजनन दर होती है इसको जो है किस प्रकार से स्थिर रखा जाए, ये भारत की जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? जो ये जो है स्थिरता जो है 2000 का उद्देश्य है कि 2045 तक जनसंख्या को जो है स्थिर करना है, 2045 ये टारगेट रखा गया है। उसके बाद में 9 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मानव संसाधन का घटक नहीं है? जो मानव संसाधन का कार्य होता है इसमें कौन-सा नहीं है, ठीक है? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्राकृतिक संसाधन, कौशल विकास। तो ये मानव संसाधन के द्वारा शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, कौशल विकास भी आता है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन ये पर्यावरण से संबंधित है, इसीलिए ये मानव संसाधन के घटक के रूप में, कंपोनेंट के रूप में नहीं आएगा। 10 नंबर में दिया है कि भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए जो है कौन-सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? जो भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए जो है कौन-सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण विकास योजना या स्वच्छ भारत अभियान या जनसंख्या नियंत्रण योजना? तो जो है यहाँ पे साक्षरता दर यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन-सी योजनाओं को शुरू किया गया है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है? इसको जो है स्टार्ट किया गया था 2001 में। ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद में इसका ये देखिए सर्व शिक्षा अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी बच्चों को जो है मुफ्त प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान किया जा सके। 11 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जनसंख्या वृद्धि का जो है नकारात्मक प्रभाव है? बेरोजगारी, कुपोषण या गरीबी या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि का जो नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है, ये बेरोजगारी भी, कुपोषण भी, गरीबी भी, तो इस प्रकार से यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है आपका सही हो जाएगा, सभी देखने को मिलती है। उसके बाद में 12 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है आपके, दिया है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 5 जून या 11 जुलाई, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर?
तो अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस की, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएन द्वारा जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ताकि जनसंख्या संबंधी जो मुद्दे होते हैं इस पे जागरूकता बढ़ाई जा सके। उसके बाद में यहाँ पे 13 नंबर में दिया है कि यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की गणना जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर और गुणे 100। यहाँ पे दिया है जन्म दर प्लस मृत्यु दर, जन्म दर डिवाइड मृत्यु दर या प्रवास दर माइनस मृत्यु दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो निकाली जाती है, कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, घटा देते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। तो इससे जो है जनसंख्या वृद्धि जो है कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद में 14 नंबर की हम बात करते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जनसंख्या नियंत्रण का उपाय नहीं है? इनमें से जो है कौन-सा है कि जो जनसंख्या नियंत्रण नियंत्रित नहीं की जा सकती है? परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रसार या बेरोजगारी को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण। तो यहाँ पे जो बेरोजगारी को बढ़ावा देना, बेरोजगारी बढ़ेगा, तो उसके द्वारा जो है जनसंख्या नियंत्रण उपाय नहीं है ये, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे दिया है भारत की कुल साक्षरता दर जो है लगभग कितनी है? भारत की साक्षरता दर जो है लगभग कितनी है? अगर हम डाटा के अनुसार देखें 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर जो है 74% है। तो यहाँ पे आपका ये 74% हो जाएगा। अब इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं, वैसे तैयारी करते रहिए। अभी आपका डेट आया नहीं है, जिस दिन आ जाए उसी दिन जान लो कि जो है आप लोग तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इसका जो है ये क्या नाम है पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा वहाँ पे दिया हुआ है। और अगर बात करें ये सभी जो है जो कंप्लीट हो चुका है, ये सभी आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट वहाँ पे हमने बनाया है, आप लोग एक-एक करके जो है देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं हमसे। और वीडियो किस प्रकार से लगा आप लोग लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर इसके बाद जो है आप लोग किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, ये एक वीडियो 2 वीडियो में जो है बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट टॉपिक बाय टॉपिक। इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोग इसको जो है ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए अगला प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।